कि वो सवाल कितने लोगों ने नहीं किया। कुछ बच्चों ने वहाँ हाथ उठाया था, बेटा कब करोगे, क़यामत का सूर फूंकने से 15 मिनट पहले ही करोगे, कब करोगे, हैं कब करोगे? कितने लोगों ने किया? झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है, और मैंने आपको पहले बोल दिया कि अल्लाह की लानत में से एक लानत ये कि आप पेपर ही पास ना करो। ऐसा तो चूंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, हैं क्या चीज़? अल्लाह के नबी के पास एक बंदा आता था, एक साहबी आते थे, और कहते थे मैं शराब भी पीता हूँ, मैं 10 उल्टे काम करता हूँ, कोई एक गुनाह मुझे बता दें जो मैं छोड़ दूँ। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। तो झूठ बोलना छोड़ने में नुकसान क्या है कि आप कोई गुनाह करोगे तो फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा मैंने किया ही है, ठीक है जी। तो झूठ जो है वो उम्मुल खबाइस है, यानी सारी बुराइयों का की माँ है, जड़ नहीं माँ है, माँ। अच्छा जी सर, आज हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है। अच्छा, आज मैं आपको करवाऊंगा ठीक ठाक एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, एक मुश्किल सवाल, लेकिन उस क्वेश्चन तक हम एक बिल्डअप रखेंगे। उस क्वेश्चन तक हम पहुंचने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा दिमाग हाजिर रखना, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक दोबारा से एक केस रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं सर, अज्यूम करें हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमने ना पे किए ना हमने रिकॉर्ड किए, ठीक है जी। ना हमने पे किया ना रिकॉर्ड किया। और तो सुनना सर, हमारे पास 2015, 2016, 17 और करंट ईयर हमारे पास है 2018, ठीक है जी। ये एक्सपेंसेस हैं जी 500 रुपये के, 400, 600 और से 450। ये हमारे एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है जी। फिर आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2018 का और 2017 का, ये है प्यारे भाई कोई सर 5,000 रुपये का और से 4,500 रुपये का, ठीक है जी। और हमारा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है से कोई 7,300 रुपये का। आपसे कहा जा रहा है प्यारे भाई ज़रा ये एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट करके दें, और हमें 3 चीज़ें आपने बना के देनी, 2 नहीं, कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक चीज़ है हमारे पास सर आपका अल्लाह भला करे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक और चीज़ भी डालनी है सर इस दफ़ा, एरर नोट। क्या डालना है? एरर नोट। भैया आज एरर नोट आपने बहुत तरीके से तमीज़ से समझना है। सवाल आता है सर 15 नंबर का, 6 नंबर एरर नोट के होते हैं। 6 नंबर किसके होते हैं? एरर नोट के होते हैं। एरर नोट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, वो आपने समझ लेना है। अगर वो फॉर्मेट समझ आ गया, जहन में बैठ गया, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। अब आए जरा दोस्त, मैं इस सवाल को अगर सॉल्व करवाने जाऊँ, या कर रहे हो तुम लोग खुद इसको? सर करो, शाबाश। मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हिसाब किताब बना के दे दो। ऊपर कर दूं? ये ना सही। अच्छा, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है हमारे पास 2017 की, ठीक है। ध्यान देख लें। अच्छा, मेरा ये सवाल करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है यार, मेरा वो नोट बनवाना ऑब्जेक्टिव है। ये आप कर चुके हो इस तरह का सवाल। यहाँ देख लो, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सर 2 सालों के पीएनएल आएंगे, 2018 और 2017। सर मेरे पास दोनों सालों के प्रॉफिट गिवन है, मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ सर। कितने का भैया? सर 4,500 और 5,000, ऐसा। तो यहाँ आ गया जी 5,000 और यहाँ आ गया जी 4,500, डन। अब इसमें करेक्शन कर देते हैं। सर करेक्शन ये है कि कुछ एक्सपेंसेस बुक नहीं हुए, 450 रुपये के, सॉरी 600 रुपये का एक्सपेंस यहाँ बुक नहीं हुआ,
और सर साढ़े, ये वही सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में देखी हैं। सर मेरे पास नेट क्या बच रहा है इधर दोनों जगह पे? सर 4650, 550 और ये 3900, ऐसा ही है। अब बताएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है सर 2017 की 7300 रुपये। भैया इसमें कहाँ तक के प्रॉफिट शामिल हैं? 2016 तक के। तो गलतियां भी 2016 तक की शामिल होंगी। और गलतियां कितनी हैं 2016 तक? सर 900 रुपये की। तो 900 रुपये की गलतियां अगर मैं इधर एडजस्ट कर दूं, 7200 है, चलो कोई मसला नहीं। शाबाश, चलो जी आगे कितना आ रहा है जी? 900 रुपये। अब बताएं सर मेरे पास करेक्टेड बैलेंस क्या आएगा? 6200 रुपये का, 6400 सॉरी। अब बताओ ये क्या है सर? मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, लेकिन कौन सी? रीस्टेटेड। अच्छा, रीस्टेटेड यहाँ भी लिखना है और रीस्टेटेड यहाँ भी लिखना। भाई अल्लाह के वास्ते पेपर में पूरा लिख लेना, ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे पास प्रॉफिट 2017 का, ये भी रीस्टेटेड है 3000। फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगा 2017 का कितना? 10,300, ऐसा। और सर ये क्या है मेरे पास? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग फॉर 2017, और ये भी क्या है जी? रीस्टेटेड। डन। अब इसमें 2017 का प्रॉफिट 2018 का प्रॉफिट डाल दूं। अच्छा, ये 2018 का मेरे बच्चों जो प्रॉफिट डल रहा है, इसमें अगर कोई गलती थी भी तो ये चूंकि पब्लिक को पहली दफ़ा बता रहे हैं तो हमें इसके आगे रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना जी? सर 4550। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 14850। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लास में हर्फ ब हर्फ पढ़ ली थी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये चीज़ें बनाने के बाद ना तीसरी चीज़, आप डायरेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे किसके ऊपर? एरर नोट के ऊपर। गौर से देखना मेरे बच्चों, एरर नोट पहली दफ़ा टेस्ट हुआ 2011 में, और उसके बाद से एग्जामिनर का जब दिल किया उसने एरर नोट टेस्ट किया है, ठीक है जी। आप आई कैप के सॉल्यूशन में इसके फॉर्मेट देखेंगे तो कभी एग्जामिनर ने एक फॉर्मेट पिक किया है, कभी दूसरा फॉर्मेट पिक किया है, ठीक है जी। लेकिन जो कंटेंट स्टैंडर्ड ने बताए ना कि एरर नोट में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो कंटेंट्स आपने पूरे रखने, बाकी फॉर्मेट आप कुछ भी बना लो, ठीक है जी। अच्छा, एरर नोट को मैं एक तरीके से बनवाऊंगा, ठीक है जी, और ये तरीका वो है जो प्रैक्टिकली जो है वो डिफरेंट फर्म्स एरर नोट जिस तरह बनाती हैं, ठीक है। आपका एग्जामिनर एरर नोट को सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है जी। अभी आप एरर नोट मेरा बना हुआ देख लोगे, एग्जाम वाला देखोगे, एग्जाम वाला आपको नजर आएगा यार उसमें तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, सीधा सीधा उसने बना दिया। आपने बनाया थोड़ा फॉर्मेट से, अब आपकी मर्जी है एग्जाम में आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है या एग्जामिनर का सीधा वाला फॉलो करना है, तमाजी मर्जी है, ऐसा ही, ठीक है जी। अब बताएं एरर नोट के दो पार्ट्स होंगे सर। पहला पार्ट होगा हमारे पास इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और दूसरा होगा हमारे पास बी इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी पीएनएल पे क्या इंपैक्ट है, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट। डन। अच्छा, फिर सर मेरे पास पीएनएल में कॉलम बनाना है मैंने एरर नोट का, करंट ईयर कौन सा है? 2018, ऐसा 2018 बनाऊं? 2018 का कॉलम इधर नहीं बनाऊंगा, क्यों? एरर नोट किस लिए बनता है, पहले ये जरा लॉजिक समझ लो, एरर नोट बनता क्यों है। एक बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए 2017 के, लास्ट ईयर वाले, इसके पास आए होंगे ना लास्ट ईयर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो शेयर होल्डर है, उसने देखा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 4500। अच्छा, इस दफा जो पीएनएल जा रहा है कंपैरेटिव में 2021 आ रहा है, सॉरी 2017 आ रहा है, तो 2017 में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3900। वो परेशान हो जाएगा, लास्ट ईयर तो जो अकाउंट्स आए थे उसमें 4500 का प्रॉफिट था, ये 3900 कैसे हो गया? तो हमने अब उसको ये बताना है कि जी ये 3900 कैसे हुआ, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एरर नोट बनाना। सर 2018 का कॉलम बना इधर? नहीं यार, 2018 का कॉलम क्यों बना रहे हो, क्यों उसको बता रहे हो कि मैं भंग पी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था और बाद में जब भंग का नशा उतरा तो मुझे पता चला कि मैंने गलती की है, और ये मैं आपको बताने के लिए पूरा एरर नोट भी बना रहा हूं।
एरर नोट में करंट ईयर का कॉलम नहीं आएगा, कौन सा कॉलम आएगा? सिर्फ लास्ट ईयर का एक कॉलम आएगा। डन। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं भैया 2017 में हुआ क्या, तो मैं एक छोटी सी नरेशन लिखूंगा, एक्सपेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कितने का भैया? कितने? 600 रुपये का। आप ऐसे दिखा देंगे। अच्छा, और भी अगर 2-3 एरर हैं तो वो भी यहाँ डाल दोगे। वो क्या हो सकते हैं जी? इनकम नॉट रिकॉग्नाइज्ड, फलानी चीज़ नहीं की। अच्छा, फिर इनका आपने क्या करना है? टोटल करना है। टोटल कितना है जी? 600। क्या लिखें जी? प्रॉफिट एडजस्टेड बाय। अब ये नोट 600 रुपये का नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है भाई गलती ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 600 रुपये कम हो गया। बस सर यही फॉर्मेट है? हाँ सर यही फॉर्मेट है। यहाँ लिस्ट कर लेना वो सारी गलतियाँ जो आपने क्या की हैं, P&L में एडजस्ट की है। ठीक है जी। अच्छा, अब बैलेंस शीट पे क्या होगा जी? यहाँ कॉलम बनेगा किसका? 2017 का। और 2018? नहीं सर, लेकिन 2016 का भी एक कॉलम बनाओगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड ने कहा कि जी आप बैलेंस शीट भी 3 कॉलम की बनाएंगे और एरर नोट के अंदर आप लास्ट ईयर तो दिखाएंगे लेकिन साथ में क्या दिखाएंगे? एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर। ठीक है जी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जी कुछ एक्सपेंसेस हैं उनका पेबल बुक नहीं हुआ, ऐसा। अब बताएं, पेबल 2016 तक, बैलेंस शीट तो एसेट बनती है ना, 2016 तक कितना पेबल था जो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया था? 500 का एक्सपेंस 15 में बुक नहीं किया, 400 का 16 में बुक नहीं किया, तो टोटल कितने हो गए? 900 रुपये 2016 तक हमने पेबल रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम अभी रिकॉर्ड कर लें। आप यहाँ दिखा दें जी 900 रुपये। फिर उसने कहा प्यारे भाई, और हमने कहा जी 2017 तक कितना? ये 2017 तक कितना है? 1500। ये लेने जी 2017 तक 1500 आ गया। 18 का कॉलम बनाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? 18 की तो बैलेंस शीट सही है ना। वो जो आप आवाम को इस दफ़ा बैलेंस शीट दे रहे हो वो तो सही करके दे रहे हो। तो ये आप बता रहे हो आवाम को कि जिसके बाद 2016 के पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े हुए वो गलत हैं, उसमें एक एक्सपेंस पेबल नहीं आ रहा, अभी डाल दो उसके अंदर। और साथ में 17 में एक एक्सपेंस पेबल नहीं आ रहा, कितने का? 1500 रुपये का। 18 में तो तुम डाल के दे रहे हो ना 18। भाई मुझे बताओ, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के पास जा रहे हैं, लास्ट ईयर के गए होंगे, उसमें एक्सपेंस पेबल आ रहा होगा। उससे पिछले साल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गए होंगे, उसमें एक्सपेंस पेबल आ रहा होगा। हम कह रहे हैं जिसके बाद 2016 के पुराने अकाउंट्स पड़े ना वो गलत है, उसमें 1600 रुपये की लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है। और जिसके बाद लास्ट ईयर के अकाउंट्स घर में मौजूद हैं, उठा के देख लो, उसमें 1500 रुपये की लायबिलिटी मिसिंग है। ठीक है जी। 18 के अकाउंट्स वो आपके हाथ में, वो बिल्कुल सही है। ऐसा अगर मैं इधर कॉलम बनाता किसका? 18 का, ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो इधर क्या आता है? एक्सपेंस पेबल क्या आता? कितना? 1900 ऐसे आता। लेकिन आपने पेपर में ये बनाना है पेंसिल से। अब ये आप कौन सी चरान डाल रहे हैं सर? ये आपने पेंसिल से बनाना है। उसका रीज़न है, अभी सवाल आगे जाके कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कई सारी गलतियां होंगी, तो तुम्हें इस नोट के थ्रू बैलेंस शीट पे टोटल इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि 2018 में कितना है। अब आप बनाने जाओगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, तो आपके वहाँ काम आएगा ये नोट। तो आप क्या करना, करंट ईयर का कॉलम बना लेना है इसमें, किससे? पेंसिल से। काम करने के बाद फिर क्या करना, उसको मिटा भी देना, मनुष्य छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये गलती एक्सेप्ट, ये गलती कंसिडर होगी। ये पता है कि जी एरर नोट के अंदर करंट ईयर का कॉलम नहीं आता। अगर जिस जगह पे ये चीज़ डिस्कस्ड है ना कि आप एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर डालो, वहाँ 2 जगह स्टैंडर्ड में लिखा है करंट ईयर का कॉलम नहीं डालना, करंट ईयर का कॉलम नहीं डालना। ये बात समझ आती है? लेकिन हम डालेंगे किससे? अच्छा, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपसे ज़्यादा पता है ना, आगे एक चौरंगी आएगी वहाँ ये काम आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। एरर नोट बन गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी? एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कितने कॉलम बनेंगे जी? करंट ईयर। अब आपने कहा करंट ईयर का कॉलम नहीं बनाते, आपने अभी फिर बना दिया। ओ भाई ये बैलेंस शीट है, एरर नोट नहीं है।
अब बताओ क्या मिसिंग था इसके अंदर? एक्सपेंस पेएबल। ये तो यही नोट से छाप लेते हैं हम। कितना? 900, 1500 और तो बस नोट से यहां छापना होगा, ऐसा नहीं। अभी तक ऐसा है, आगे सवाल क्या होंगे? मुश्किल होते जाएंगे। समझ आ रही है बात? अब बताओ इधर क्या आना चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग्स। वो कितना जी? 2016 का क्लोजिंग, 2016 का क्लोजिंग, 2017 का क्लोजिंग और 2018 का क्लोजिंग। कितना जी? 6400, 10300 और 14850। ऐसा ही है मेरे प्यारे से बच्चों। ऐसा रीस्टेटेड नहीं लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये लें जी, आप यकीन करें, ये मैंने लिख दिया रीस्टेटेड। एग्जाम में एक बच्चा ना इसको ऐसे सर्कल करेगा, यहाँ RST लिखा है, यहाँ RSTD क्यों लिखा है? ये ले भाई। अच्छा, यहाँ अगर दोनों जगह लिखा है तो ऊपर RST क्यों लिखा है? एक ही चीज़ है भाई। ठीक है जी। अब बताओ, ये एरर नोट बना लोगे? सीधा सा एरर नोट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लोगे? अब मैं आपको चारों चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसमें डालूंगा गलतियाँ। अभी गलती आएगी डेप्रिसिएशन की, अभी गलती आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अभी गलती आएगी स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है जी। अभी गलती आएगी एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड, अभी गलती आएगी PP से रिलेटेड, अभी गलती आएगी कैपिटलाइजेशन की गलतियाँ। अभी गलतियाँ आती रहेंगी और आपने सिर्फ क्या करने? ये चार चीज़ें बनानी, बस। शाबाश, कॉपी करने इसको। रिटेनिंग का बैलेंस एज एट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और भी नोट कर लो भाई, एक चीज़ हमने मिस की है। ये एक्सपेंस पेबल तो बना दिया ना, नीचे एक चीज़ और भी आएगी, वो क्या? रिटेन अर्निंग। यहाँ भी आएगा ना, रिटेन अर्निंग भी तो चेंज किया हमने। अब बता, 2016 में क्या चेंज किया आपने? गौर से देखना। 900 रुपये हमने क्या किया? रिटेन अर्निंग में कमी की है, ऐसा यहाँ डाल दें 900। फिर सर 17 तक, गौर से देखना, 17 तक ये कैसे पता चला कि 1500? बेटा 2 मिनट बोर्ड पे देखना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे जो भी समझाने जा रहा हूं। मुझे बताओ, 2016 में आपने रिटेन अर्निंग को 900 रुपये कम किया, यहां नजर आ रहा है। 17 में आपने क्या किया? 17 में हमने 600 रुपये उसको और कम किया, तो कितना होगा टोटल? 1500। अब आप एग्जाम में ये करना, इधर बनाना एक डब्बा, इधर भी बनाना एक डब्बा। देखो, सबसे बड़ा मसला इसमें ये होता है, इतनी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं कि आप एक चीज़ गलत करोगे ना, पूरा सवाल जाएगा आपका। गलत तो नहीं होगा, काटेगा तो नहीं एग्जामिनर, नंबर देता जाएगा, लेकिन चीज़ें रिकनसाइल होना बंद हो जाएंगी दरमियान में, वहाँ पर फिर कॉन्फिडेंस गिरेगा। मुझे बताएं, अगर ये गलतियाँ नहीं होती, 2017 का रिटेन्ड अर्निंग कितना होता? 7300 प्लस 4500। क्यों? 17 का प्रॉफिट कितना? 4500। बेटा मैं 17 का ओपनिंग अगर पूछूं तो कितना है? 7300। 17 का प्रॉफिट कितना है? तो बताओ रिटेन अर्निंग कितना होता अगर कोई गलती नहीं होती? कितना? 11800। भैया 18 का रिटेन अर्निंग कितना होता? अब तीनों ऐड कर लो। 18 का रिटेन अर्निंग कितना होता? 16800। ऐसा। अभी एक नशई जा गया, उसने कहा ये फिगर कहां से आई? दोबारा उस नशई के लिए 17 का ओपनिंग रिटेनिंग कितना है? 7300। 17 का ओपनिंग रिटेनिंग कितना है? 7300। 17 का प्रॉफिट कितना है? अगर कोई गलती नहीं होती तो 17 के ओपनिंग में 17 का प्रॉफिट ऐड हो जाता, कितना हो जाता बैलेंस? 11800। मेरे प्यारे बच्चों, 11800 समझ आ रहा है कहां से आ रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7300 ओपनिंग है, आपने इसमें 17 का 4500 का प्रॉफिट डाल दिया, कितना हो गया? 11800। फिर 17 के जगह 17 के साथ साथ 18 का भी प्रॉफिट डाल दो, कितना हो गया? 16800। ये रिटेन अर्निंग के वो बैलेंसेज हैं जो होते अगर गलतियां। अच्छा, अब कितना है जी? 10300। डिफरेंस निकालो कितना? 1500। ऐसा 1500 कम है ज्यादा है? हाँ, अब बंदा सोच रहा है कि 11800 आजकल बड़ा होता है, 10300 बड़ा होता है।
सोच रहा है 11,800 बड़ा है, 10,300, अच्छा एक में 11 है, एक में, अच्छा हाँ सही है, ये वाला बड़ा है। दूसरा वाला कितना? अब देखें एक चीज़ सुन लें, जो चीज़ें ऊपर आ रही होती हैं वही चीज़ें नीचे आ रही होती हैं। मैं तुम्हें ये रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा था, ठीक है जी। ये डबल एंट्री पास हुई है ना, डबल एंट्री क्या पास हुई है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। रिटेनिंग डेबिट करने से कम हो गया और एक्सपेंस पेबल रिकॉर्ड हो गया, फिर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और एक्सपेंस पेबल। अब मुझे बताएं, अब देखें एक बच्चा जिसको याद, मतलब जिसको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या देख रहा है? ऊपर जो आएगा नीचे वही आएगा, ऊपर जो आएगा नीचे वही आएगा। एक तरफ एक्सपेंस, अच्छा आप देखें ना बैलेंस शीट की मतलब दो साइड्स हैं। आपने एक्सपेंस पेबल रिकॉर्ड किया तो लायबिलिटी वाली साइड बढ़ गई, दूसरी तरफ आपने क्या किया? रिटेन अर्निंग को कम कर दिया तो वो दोबारा अपनी जगह पे आ गई। ऐसा दूसरे साल देखें आपने क्या किया। अब बताएं, जब मैं एरर नोट बनाऊंगा तो मैं एक्सपेंस पेबल के साथ क्या करूंगा? नीचे रिटेन अर्निंग भी डाल दूंगा। किस अमाउंट से? सेम अमाउंट से। लेकिन मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर दी कि सेम अमाउंट कहाँ से आ रही है। कर लोगे मैनेज? अब आओ जरा एक सवाल और करते हैं। शाबाश। पहले एरर नोट बनना, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना, ठीक है जी। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एरर नोट बनाओ, लेकिन उससे काम आसान हो जाता है बैलेंस शीट बनाने का। मेरे प्यारे बच्चों, आगे थोड़े से टॉपिक हैं टफ, और ये अगर आपने घर जाके, ये टॉपिक है ना पेट्रोल की तरह, आपने घर जाके प्रैक्टिस करके इसका ढक्कन बंद नहीं किया, ये उड़ जाएगा। ये जो बच्चे होते हैं थोड़े जज्बाती टाइप के, अभी आई कैप कोई चीज़ अनाउंस करके वो डिलीट कर दी होगी आई कैप ने, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं यार कि ये क्या कर दिया और किस तरह की अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं। भाई खुदा के वास्ते 10 चीज़ें देख रहा होता है आई कैप, ठीक है, और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन से जो है वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कुछ जगह पे अगर चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो जिस तरह यार तुम लोगों, पूरे पाकिस्तानी कौम में सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से बीमारी है ना, वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना है। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। हर एक बंदा हमें गलत लगता है। आई कि आपने पोस्ट डिलीट कर दी, पोस्ट डिलीट कर दी, पोस्ट डिलीट कर दी। यार घर में तुम्हें दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं पूछता, तुम आके कमेंट ऐसे कर रहे हो यार, को पता नहीं एक्सपर्ट हो तुम यार, एथिक्स के एक्सपर्ट हो तुम, कोई लॉजिक के एक्सपर्ट हो। खुदा के वास्ते यार, इससे होता ही है कि वो फिर डिसग्रंटल हो जाते हैं कि यार ये कोई इंसान के बच्चे हैं। अभी एक चीज़ पेंडिंग है, एक अप्रूवल आना है यार, तुम्हारे फेवर में अप्रूवल आना है, क्यों खामखा उंगली कर रहे हो यार? हैं? अब पता नहीं यार उन्होंने डाली क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आया। उन्होंने हटा दी, लेकिन अब हटा दी तो वो ओपन बुक एग्ज़ाम हटा दिया, उस पर नीचे मीम्स बन रही हैं, ठीक है जी। अच्छा मैं कभी भी FAR 1 और FAR 2 में ओपन बुक पे यकीन नहीं रखता, क्योंकि आप IAS 36 मैंने आपको पढ़ा है ना, आपके कोर्स में IAS 36 15% भी नहीं है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड खोल के 4 पैरा पढ़ा दूँ तो क्या फ़ायदा उसका, वो आपको वैसे ही पढ़ा दिए। हाँ, जब पूरा स्टैंडर्ड आपके कोर्स में हो, आप एक एक पैरा को दूसरे से लिंक करेंगे तब काम आएगा ना। अब उन्होंने आई कि आपने एक वाइज डिसीजन लिया कि यार हटाओ यार इसको, ये क्या फजूल काम है। उस पर लोगों ने, मैंने 30 रुपये किलो बेचा है स्टैंडर्ड, मैंने इतने रुपए किलो बेचा है। भाई तू नहीं बेच यार, तू रख ले अपने घर में भाई इसको। मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। चलो जी आगे बढ़े हम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में डिस्कशन सिर्फ टीचर करेगा, आपको इजाजत नहीं है। कल वाला लेक्चर YouTube पे अपलोड होगा, चलो कर देते हैं कुछ दिन तक लेक्चर हम YouTube पे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगर हिम्मत करके तुम्हें एक मुश्किल सवाल दूं और गुजारूं तो मैं उस मुश्किल सवाल से, तो क्या तुम गुजर जाओगे, या एक पहले तुम्हें इस तरह का सवाल करा दूं ताकि तुम्हारी नेट प्रैक्टिस हो जाए? प्रैक्टिस करा दें। चलो अच्छी कह रही है हमारी। चलो बोर्ड पे देखो दोस्त, यही नोट मुझे आपने दोबारा बना के देना है। थोड़ा अपना हाथ साफ कर लो तो मैं तुम्हें फिर वो भारी सवाल दे दूँ।
वो अलग से टॉपिक है, वो सिर्फ करंट ईयर के एरर होते हैं, प्रायर ईयर वाले नहीं है, वो अलग है। वो पूरा टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर के नाम इसी सिलेबस में। चलो जी, मुझे सर ये सारी चीज़ें बना के दे दो जो अभी आपने बनाई थी। चीज़ें प्रैक्टिकली फिजिकली काउंट होती हैं, ठीक है, वो हम बुक्स पे नहीं चाहते हैं, उसको फिजिकली काउंट करते हैं, कैश और एक स्टॉक, ठीक है जी। उससे आपको पता चलता है कि कुछ इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ एक्सपेंस बुक नहीं हुए, वहाँ से पता चल जाता है। लेकिन अगर एक इनकम और एक्सपेंस ऑल टुगेदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना उसका कैश आया, जैसे ये एक्सपेंसेस हैं पेबल ही रिकॉर्ड, ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया जाता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को पिक करना है, उसको पकड़ना है, वो नहीं पकड़ी जाती। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ नहीं पकड़ी जाती, बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती। मुझे बता क्लोजिंग रिटेनिंग क्या आ रहा है करेक्टेड 7,300, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं साथ साथ करवाऊं। एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव देना है ताकि यूज़र को रीजनेबल हद तक पता चले कि गलती क्या हुई है। पीएनएल तो तुम्हारे पास करंट ईयर और प्रायर ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस है ना, वो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट पे डल चुके हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में एक कॉलम है एरर नोट में, उसको फ़ायदा नहीं है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये हो, या तो फिर वो कहता है जी कि करंट ईयर पे भी उसका इम्पैक्ट बताओ क्या है, वो सनी का कुछ एरर ऐसे होंगे जिसका इफेक्ट कंटिन्यूस होगा ना, यही बता रहा हूँ ना कि इसलिए कि मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर एक एरर किया आपने, उससे पहले भी एरर किए हैं, अभी ऐसा एरर आएगा जो एक साल का एरर होगा कई सालों का अफेक्ट कर रहा होगा। जैसे आपने कोई 3 साल पहले एक पीपी ख़रीदा था और उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, वो होना चाहिए था कैपिटलाइज और डेप्रिशिएट, अब आपको आज पता चला है, तो अब आप सिर्फ अगर करंट ईयर की पिक्चर दिखाओगे ना तो वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी ज़्यादा। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर आपको कंपलसरी है, आप चाहें तो 3-4 साथ दिखा सकते हैं, मसला नहीं है। वो कहता है एटलीस्ट एक कंपैरेटिव ईयर एक्स्ट्रा और दिखा, ठीक है जी। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि 2 कंपैरेटिव ईयर्स दिखाती हैं, 4 साल की जो है वो बैलेंस शीट बना देती है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको भी आई कैप वो भी देता है ना, बेस्ट कॉर्पोरेट वो अवार्ड्स भी देता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के बेस्ट अवार्ड्स देता है, हर सेक्टर में देता है। तो जैसे आप कैश फ्लोज बनाते हो, कैश फ्लोज पूरी दुनिया बनाती है इनडायरेक्ट मेथड से, आई कैप ने 4 पॉइंट रखे हैं डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाने की। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बना दो तो बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, कि आपके सप्लायर्स को आप कितना कैश दे रहे हो, कस्टमर से कितना ले रहे हो, वो तो आपको वैसे ही छुप जाता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, नज़र तो आता नहीं अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाने जाएँ। तो स्टैंडर्ड कहता है जो ये बनाएगा उसके 4 पॉइंट्स हैं, आई कैप कहता है। तो लोग भी बड़े तेज़ हैं, वो कैश फ्लो की जगह इनडायरेक्ट ही रखते हैं, नोट्स में जाके एक डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो डाल देते हैं, ठीक है जी। बैलेंस शीट 3 कॉलम की बनाते हैं, नोट्स में जाके 8 कॉलम दिखा देते हैं, ताकि जिसको पता चलना है देख ले, वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं उसे, हैं नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप रिपोर्टिंग कब करते हो। जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को ज़रूरी नहीं है, वो साल में एक दफ़ा ही कर लें बहुत। किसका? अच्छा, सबसे अच्छी बात यह क्वार्टरली अकाउंट्स पे IAS 8 लगाना ऑप्शनल है, आप एनुअल पे ही लगाएं उसको, ठीक है जी। IAS 34 है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसका नाम है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस पे पूरा स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। स्टैंड कहता है आपको रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एरर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो साल के एंड पे कर लेना। अभी आप बस रीजनेबल रिपोर्ट बना के दे दो, ख़त्म। कहता है यार सेल और परचेज और इस तरह की मोटी मोटी फिगर्स दिखा दो, बस बहुत है। चलो जी प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना,
सारी चीज़ें छोड़ दो, अब यहाँ देख लो, ये तुम लोगों ने वैसे कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मुझे बताएं मेरे पास कितने कॉलम्स हैं इसमें? सर 2018 और 2017। सर मेरे पास स्टेटेड प्रॉफिट कितना है? सर 1300 और 1700, ऐसा? इसमें गलतियां हैं। हाँ सर, इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई। करेक्शन कितने की है? सर 400 रुपये करंट ईयर में और 500 लास्ट ईयर में। कितने हो गए जी? 2100। और ये 1800। सर फिर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पता है मेरे पास ओपनिंग रिटेनिंग कितना है जी? ओपनिंग रिटेनिंग किस साल का? 2017 का। कितने? 2700। फिर मेरे पास है सर प्रॉफिट, ना सर करेक्शन है। अच्छा, एक ही करेक्शन है इसके अंदर, कितना? 700 रुपए की इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई है, मैंने ऐड कर दी। कितना रहेगा जी? 3400। ये क्या है सर मेरे पास? ओपनिंग रिटेन अर्निंग 2017, और ये क्या जी? दायरा इस्लाम में आने के बाद, ऐसा? ये आ गया सर। फिर अब जी प्रॉफिट 2017 कितने का भैया? 1800 रुपये का, रीस्टेटेड। फिर सर मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग किसकी? 2017 की। कितना बेटा? 5200। और फिर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ प्रॉफिट किसका? 2018 का। कितना जी? 2100 रुपये का। यह आ गया सर मेरे पास क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 2018। इस पर रीस्टेटेड नहीं लिख देना। अब एरर नोट, एरर नोट में मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास कॉलम 2017 पीएनएल बना रहा हूं मैं सिर्फ जी। क्या डालूं सर इसमें? इफेक्ट्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जी सर इनकम नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा? कितना? 500। सिर्फ करंट ईयर बस, और कुछ भी नहीं सर, सिर्फ लास्ट ईयर। प्रॉफिट एडजस्टेड बाय, सर ये लिख दें प्रॉफिट इंक्रीज बाय? हाँ लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं एडजस्टेड बाय से लिखता हूं कि कभी आपको टेंशन हो रही है इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, तो बस एडजस्टेड का वर्ड बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बराबर में सर ये था मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे इफेक्ट, और दूसरा फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कितने कॉलम? 17 और 16। और हम अपने दिल की तसल्ली के लिए 18 भी। मुझे बताएं क्या है सर मेरे पास? इनकम रिसीवेबल, और साथ ही अब बताएं इनकम रिसीवेबल कितना भैया? 700 रुपये 2016 में ऐड कर दें सर। 1200 रुपये 7 और 5 12, ये 2017 में ऐड कर दें, और 16 कितने में ऐड कर दें? 18 में। और यही अमाउंट नीचे भी, पक्का? अब बैलेंस शीट तो बना ही लोगे यार, वो लिख लेना बेटा, क्या नाम है फलक भाईजान, वो लिख लेना आप, ठीक है? अच्छा है, प्लीज़ एक दफ़ा रिटेन अर्निंग वाला कंपैरिजन बनवा दें विदाउट एरर्स वाला। वेरी गुड सर। अभी आपकी बंदे ने कहा सर एक चीनी वाला पराठा निकाल दें, ठीक है जी। बच्चे कहते हैं ना ये भी बना दो, वो भी बना दो। आ जाओ जी, आपको बना दें। मुझे बताएं दो वैल्यूज़ कैसे आती? ना भाई, मुझे बताएं अगर ये गलतियां ना होती तो ये 2700 रुपये का रिटेन अर्निंग 2017 में कितने का हो जाता? 4000 का, और 18 में 4 में और 1700 ऐड हो जाते तो 5700 रुपये का, ऐसा? अब बताएं इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये यहाँ आ रहा है सर
यहाँ आ रहा है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये यहाँ आ रहा है सर। पक्का जी? अब आप बैलेंस शीट बना लोगे? नहीं सर, वो भी आप बना के दें। फीस पूरी ले रहे हैं तो काम भी पूरा करें। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर देखते जाएं। मुझे बताएं मेरे पास करंट ईयर का कॉलम। हेलो जी, मैं क्लास में थोड़ी देर में कॉल कर लूँ। किसका? हाँ जी, अब बताएं जी, मेरे पास 16, 17, 18 क्या दिखाऊं सर इसमें? इनकम रिसीवेबल। अच्छा, व्हाट इफ के सवाल में इनकम रिसीवेबल का कुछ बैलेंस आ भी रहा हो? वो कह रहे जी इनकम रिसीवेबल इसके अलावा भी है, बैलेंस शीट के ऊपर आ रहा है, तो वो ऐड कर देना है इसके अंदर। ठीक है, ऐड कैसे करोगे? जो सवाल में दिया और ये एरर नोट वाला अमाउंट उसमें ऐड कर देना। ठीक है, अभी चूंकि सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मैं यही उठा रहा हूं सर। कितना जी? 700, 1200। और रिटेन अर्निंग का चूंकि आपको बैलेंस मुकम्मल पता है तो आप वही ले लें। कितना सर? 3400, 5200 और 7300। कितने लोगों ने ये मुकम्मल सही कर लिया और कितने लोगों ने अब इसमें गलती की? तो गलती क्या की? गलती इनकम को, अच्छा चलो ये एक ओवरलुकिंग गलती है, कोई टेंशन नहीं। और एक बच्चे ने अभी FAR2 में ये हरकत की है कि लीज के सवाल में अच्छा खाला 15-16 मार्क्स का सवाल है। एग्जामिनर दोनों पार्टीज को डिस्कस कर रहा था, लेसर ने ये किया, लेसी ने ये किया, लेसर ने ये किया, लेसी ने ये किया। नीचे सवाल उसने पूछा लेसर की अकाउंटिंग करो, वो जवान लेसी की अकाउंटिंग करके आ गया। कितने नंबर मिले होंगे? 0। तो भाई जब उसकी बंदे की अकाउंटिंग ही नहीं मांगी तो क्यों कर रहे हो? हैं? अब जैसे ये वाली गलती है ना कि इनकम को एक्सपेंस मांग, मेरे ख्याल में इसमें 2-2.5 नंबर ही कटने चाहिए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। एग्जामिनर को ये देखना चाहिए कि उसको एरर नोट बनाने आता है, बैलेंस शीट बनाने आती है, PNL बनाने आता है, बस उसने सिर्फ क्या गलती कर दी बस हो जाता है बेटा, ये बात तो करना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है जी, मैं अभी रिसेंटली जिस बच्चे का BFD में गोल्ड मेडल आया, उससे मेरी पेपर के बाद जो है वो इससे पिछले वाले के साथ, ठीक है जी, पिछले ये वाला तो मैं जानता ही नहीं था उसको जिसका BFD में गोल्ड मेडल है, उससे पिछले वाला हमारा बड़े करीब का स्टूडेंट था। उसने पेपर दिया, पेपर के बाद आया, पेपर दिखाया मुझे, डिस्कस कर रहा था मैं, पेपर उसका बहुत अच्छा गया था। तो सवाल में एक लाइन लिखी थी कि जी कंपनी A के पास लोन है इतने इतने का, नीचे लिखा है जी कंपनी A के पास लोन है ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या, ये तूने पेपर में देखा? उसने कहा तो मैंने अभी आगे देखा है। मैंने कहा अच्छा किया तूने कि अभी आके देखा, ये पेपर में देखता ना तेरा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता। और उसका गोल्ड मेडल आ गया। तो तुम्हारा भी शायद मेरिट आ सकता है इनकम को एक्सपेंस ट्रीट करने में, टेंशन नहीं लो। हैं कुछ सब्जेक्ट्स में मेरिट आता है, कुछ में गोल्ड मेडल आता है। दो सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल आता है, हाईएस्ट मार्क्स वाले को गोल्ड मेडल मिलता है। अच्छा लास्ट टाइम FAR1 के हाईएस्ट मैंने क्लास में बताए भी थे, 92 या 93 थे। अच्छा ये आपको कहाँ से पता चलते हैं? एग्जामिनर कमेंट्स में। अच्छा जो बंदा एग्जाम ले रहा है वो बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है कि यार ऐसे बेवकूफ़ लोग आए थे मेरे पास, ऐसे गधे लोग आए थे, उसके कमेंट्स कोई नहीं पढ़ रहा। वो कमेंट्स ICAP के कमेंट्स कहाँ होते हैं सर? ICAP की वेबसाइट पे होंगे सर, वेबसाइट पे आता है ना सर, पास पेपर्स हैं, उसके बाद सर उसका सोल्यूशन है और नीचे एग्जामिनर कमेंट्स हैं। तो वो कमेंट्स उठा के देखा तो करो, उसमें वो बताता है, पहले पैरा में वो जनरल लानतें देता है कि यार ये ऐसे लोग आए थे इस दफ़ा, कि अल्लाह ही माफ़ करे। ठीक है जी, और फिर नीचे वो क्वेश्चन वाइज आपको जो है वो जलील करता है। चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक तगड़ा सवाल। अच्छा देखो, जो मैंने आपको सिखाया ना यही रूल्स वहाँ फॉलो होंगे लेकिन सवाल की वर्डिंग्स ऐसी होंगी कि आपको चक्कर आएंगे। ठीक है, आओ आपको मैं चक्कर दिलाऊं। आओ प्यारे बच्चों,
ये सवाल अगर किसी से सॉल्व हो रहा है ना तो इसको चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, समझाने का मकसद ये था सबसे। चलो आओ मेरे बच्चों, मैं आपके साथ ये सवाल देखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप देख लें। ये कह रहे जी, फुरकान लिमिटेड इज़ अ रेनाउंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एम्प्लॉइंग ओवर 250 इंडिविजुअल्स। ये मैं सुबह ही बैठ के बनाया, ठीक है जी। फुरकान लिमिटेड के पास कितने लोग हैं जी? 250 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। मोबाइल में यही देख रहे हो? अच्छा चलो, कैलकुलेटर यहाँ देखना मेरी जान, छोड़ दो। हिस्टोरिकली द कंपनी हैज सेल्फ मैनेज द एस्टिमेशन ऑफ डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सर ए क्यों होता है डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स? ये क्या होता है सर? डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब ये कि एक एम्प्लॉय ने आपके पास किया काम, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक टीचर आया, उसने जान लगा के पढ़ाया, कोई 200-250 घंटे पढ़ा दिए कोर्स के। अच्छा, मैंने उसको दिए जितने पैसे बनते हैं ना उसका 80%। मैंने कहा ये बाकी 20% मैं अपने पास रख रहा हूँ। उसने कहा सर ये भी दे दें। मैंने कहा नहीं, हम आपको ये पैसे देंगे 25 साल बाद। कितने साल बाद? 25 साल बाद ये आपका पैसा हमारे पास जमा। गौर तो सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये जमा हो रहा है। ये आपको हम कब देंगे? एम्प्लॉय ने कहा ये जमा अगर आप नहीं करना है तो मैं अपनी बेगम को दे देता हूँ, वो जमा कर लेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आपसे हम 20% काट रहे हैं ना तो अपनी जेब से 20% और डालेंगे इसके अंदर, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 40%। यानी टेक्निकली आपको सैलरी 120% मिल रही होगी, लेकिन असल में कितनी मिल रही होगी कैश में? 80। बाकी 20 आपका काटा, 20 हमने डाल दिए, और ये पैसा हम डाल देंगे सर किसी जगह पे सूद में, तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी हराम करने का जिम्मा हमारा है, ठीक है जी। तो हम उस पर क्या करेंगे सर, थोड़ा सा कमाएंगे तो ये 40% और बढ़ जाएगा, ठीक है जी। जब आप रिटायर होंगे ना 25 साल बाद, तो हम आपको दे देंगे कोई 7-8 करोड़ रुपया, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो अमाउंट कंपनी पे करेगी क्या ये एक फिक्स्ड अमाउंट है या ये अमाउंट डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी होती है आगे जाके, और ये बढ़ेगा कैसे? अच्छा, कंपनी ने आपसे पैसे काटे, अपने पैसे डाले, किसी जगह इन्वेस्ट कर दिए, पैसा डूब गया, कंपनी जिम्मेदार है इसकी? नहीं, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कहती है भाई मैं गुड फेथ में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, डूब गया तो मैं क्या करूँ, ऐसा है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 करोड़, कंपनी ने आपको दिए 7 करोड़, आपने कहा ये कैसे? उसने कहा यार ये सैलरी आपकी कटी है, ये हमने पैसे डाले हैं, ये ग्रो की है, हमारा कोई जिम्मा नहीं है। मुझे बताएं, ऐसे पर्टिकुलर तरीके को हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। क्या कहते हैं हम? यानी कंपनी ने सिर्फ अपना 20% हिस्सा डालना है, वो पैसा ग्रो करे, वो 10 अरब हो जाए, वो 5 करोड़ हो जाए, वो 20 करोड़ हो जाए, आपका नसीब। ऐसा कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है कहाँ तक? अपना कंट्रीब्यूशन देना है कंपनी, ऐसा। ये तो बड़ी सीधी अकाउंटिंग होती है। लेकिन सर मैं ये बात नहीं कर रहा, अब ज़रा गौर से सुनना। आप गए कंपनी में, आपको कंपनी ने 100 रुपये की सैलरी पर रखा और 100 रुपये आपको दिए। आपने कहा कुछ काटना वाटना नहीं? उसने कहा नहीं। आप कहते हैं इतनी दफ़ा कटा है, मैं मज़ीद हिम्मत नहीं है, ठीक है जी, आप एंजॉय करें लाइफ को, ये 100 रुपये रखें अपने पास, ठीक है जी। नसीब आपका बहुत बुरा है, यहाँ आप आ गए हो, या आप 100 रुपये रखें, ठीक है जी। आपने कहा यार फिर एंड में कुछ दोगे? उसने कहा जी बिल्कुल, एंड में हम आपको देंगे। आप जब रिटायर होगे ना, उस वक्त आपकी जो सैलरी होगी और जितने साल आपकी सर्विस होगी, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट आपको दे देंगे। आपने कहा यार मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा मिसाल के तौर पर आज आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं 2023 में, और मिसाल के तौर पर आप रिटायर होते हैं 2048 में, तो आपने 25 साल हमारे साथ गुजार देने। आज आपकी सैलरी लाख रुपए, 25 साल बाद जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो मिसाल के तौर पर 6 लाख रुपए होगी। तो 6 लाख को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेटर तो बेटा खुजाने का काम आएगा, ऐसी दिमाग से कैलकुलेशन कर लो। कितना? 15 मिलियन, 1.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। अब सुनो,
मुझे बताओ अगर वो 25 की जगह 20 साल पे रिटायर हुआ तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। व्हाट इफ कि उसकी सैलरी 6 लाख नहीं बल्कि 8 लाख हुई तो? अब इसका मतलब है आज के दिन से आपको पता है कि आपको इवेंचुअली एंड में क्या पे करना है, ठीक है जी, एंड पे करना है वो अमाउंट जब वो छोड़ के जाएगा मल्टीप्लाई बाय उसकी लास्ट सैलरी। मुझे तो कुछ नहीं पता क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब क्या करूं, वेट करूं जब आखिरी साल ये बात आ जाए सामने तो मैं 15 मिलियन रुपए का एक्सपेंस बुक कर दूं? है ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों? एम्प्लॉय सर्विस तो पूरे 25 साल पे दे रहा है ना, उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप आखिर में जाके बुक कर लो तो गलत बात हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हर साल थोड़ा थोड़ा बुक करना है इसको। कितना कितना बुक करें, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अंदाज़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की औकात नहीं है लगाने की। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एक्चुअरी चाहिए होता है। ये एक्चुअरी क्या होता है सर? ये एक्चुअरी जो है ना वो इल्म नजूम के माहिर होते हैं। इल्म नजूम के माहिर नहीं होते हैं सर, ये करते ही हैं कि हिस्ट्री देख के बताते हैं कि जी ये जो इस तरह के लोग हैं, यानी जो एम्प्लॉई है ये कितने साल ज़िंदा रहेगा, चांसेस कितने हैं इसके, क्या ये 25 साल कंपनी को सर्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुल्क में इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा है, हालात ये हैं, 25 साल बाद सैलरी इतनी होगी। तो एक्चुअली क्या करता है, अंदाजे लगा के आपको एक अमाउंट बता देता है कि आज आप इतने रुपए का अमाउंट एक्सपेंस बुक कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आप इतने इतने का एक्सपेंस बुक करेंगे तो इवेंचुअली आप कहाँ पहुँचेंगे। तो इसका मतलब है ये एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस हमारा काम ही नहीं है, ये किसका काम है? हर साल एक्चुअली कंपनी को एक रिपोर्ट देता है, आप इतने रुपए का एक्सपेंस बुक कर लें। किन 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 कंपनीज को देता है? एआरटीटी को देता है एक्चुअली? नहीं भाई, एआरटीटी अपने एम्प्लॉयज को कहता है जो लेना है आज लेके जाओ, हम जिम्मेदार नहीं है कल तुम 25 साल यहाँ रुको, 20 साल यहाँ रुको, ठीक है जी, अभी जो खाओ पियो और जाओ यहाँ से। लेकिन सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो कहती हैं जी आप अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम जवानी हमें दे रहे हैं तो हम बुढ़ापे में आपको क्या करेंगे, एक अमाउंट, एक अच्छी सब्सटेंशियल अमाउंट आपको दे देंगे ताकि वो 15-20 साल जो आपके बचे हों रिटायरमेंट के बाद आप वहाँ ज़रा इज़्ज़त की रोटी खा लें सर घर पे, बच्चों के हाथ आप जलील ना हो, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, इसका मतलब है हर साल में क्या क्या करना चाहिए, एक्चुअली से एक अमाउंट लेनी चाहिए। हमारा काम ही नहीं है ये इतने लंबे चौड़े एस्टिमेट लगाना कि एक एम्प्लॉय कितने साल जिंदा रहेगा तो मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा तो कब तक रहेगा उस साल उसकी सैलरी क्या होगी, किस महीने में छोड़ के जाएगा। ये हमारा काम नहीं है। काम किसका ही है? कंपनी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। द कंपनी हैज सेल्फ मैनेज द एस्टिमेशन ऑफ डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। उन्हें कहा हम खुद करेंगे, मेरे को सब आता है, ठीक है जी, हमको खुद करेंगे सारा। अब मुझे बताएं ये पॉसिबल है कंपनी के लिए काम करना? नहीं यार, ये फजूल बात है। ऑडिटर आके जूते लगाएगा कि तू कर क्या रहा है भाई, तूने कहाँ से निकाली एस्टिमेशन? हमने कहा यार बस हमने अपने बाबा से पूछा कि ये बंदा कितने साल रुकेगा। आजकल बड़े ऑनलाइन बाबे आए हुए, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त ने एक अभी इतना ब्लंडर्स डिसीजन उसने अपने करियर का लिया, उसको ऑफर थी दुबई से, सीनियर मैनेजर जा रहा था 48-49,000 दरम पे। तो उसको किसी ने कहा यार युगांडा में जॉब आई हुई, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ। उसने बाबा को फ़ोन किया कि जी वो ऑनलाइन इस्तिखारा कराना है। उसने बाबा ने कहा जी आप युगांडा चले जाएं। रूल गया युगांडा जाके, अब वापस आया पाकिस्तान में 7.5-8 लाख रुपए जॉब कर रहा है एक जगह। मैंने कहा यार तूने ना अपनी करियर की ले ली और अब बाबा को जाके बोलो युगांडा में आपने मुझे क्या दिखाया था, हैं? बाबा को पता भी है युगांडा कहाँ है। बोला नहीं यार वो आप नहीं यकीन करोगे। मैंने कहा तूने यकीन कर लिया ना, क्या मिला तेरे को? बोला क्या पता मेरे को दुबई में नुकसान हो जाता। मैंने कहा यार बाबा से जाके ये भी पूछ ले कि पाकिस्तान रुको या नहीं रुको। मतलब बाबा ने कहा पाकिस्तान रुको। तो मैंने कहा बाबा का प्रीवियस डिसीजन क्या था? बाबा ने तो कहा युगांडा जाओ। तो बोला युगांडा में हालात बहुत ख़राब हो गए थे यार, वो तो दो ही काम करते हैं, या तो पीते हैं या दूसरा काम करते हैं, पड़े रहते हैं वो, ठीक है जी, तो कुछ है ही नहीं उधर। तो मैंने उसको कहा कि यार अब एक काम करें। बोला बाबा साहब, मैंने पूछा बाबा कह रहे हैं आप पाकिस्तान रुको। तो मैंने कहा बाबा ने कहा वेरिएबल चेंज हो गए तो डिसीजन क्या हुआ? तो मैंने कहा बाबा को गैब का इल्म था या नहीं था? इस्तिखारा कैसे किया था उन्होंने? बोला अल्लाह से मशवरा करना। भाई अल्लाह के वास्ते इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा करना है,
ठीक है किसी आप बुज़ुर्ग से करवाएं, लेकिन कोई ऑथेंटिक बंदा तो हो यार। ऑनलाइन इस्तिखारा हो रहा है, ना आपको जानता है ना कुछ जानता है। सर वो मैं मामू की लड़की से शादी करूं या चाचा की? बेटा आप चाचा की लड़की से शादी, उससे तो जान छुड़ानी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, चल मेरा भाई चल। तो कंपनी क्या कर रही है जी, ये काम खुद कर रही है, ठीक है। हमने कंपनी को कहा भाई तू ये काम नहीं कर, तेरा काम नहीं है भाई, तू छोड़। हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एंगेजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ एन एक्चुअरी। अब हम एक्चुअरी को लेकर आ रहे हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं एक्चुअरी को लेकर आऊँगा तो पिछले सारे सालों में अगर कोई गलतियाँ हैं तो ये एरर्स हैं या ये चेंज इन एस्टिमेट है? एरर है भाई। आपने खुद ये काम किया ही क्यों? आपको पता था, आप कह रहे हैं चिलर की लाइफ कितनी होगी। मैंने कहा यार कद के हिसाब से इसकी होनी चाहिए लाइफ 10 साल। अब एक इंजीनियर को बुलाया, उसने कहा भाई 5 साल चलता है। किसने कहा 10 साल? मैंने कहा यार 5 साल तो लेटा हुआ ऐसे ही चलता है, तो मैंने उसको ऐसे करके देखा तो थोड़ा बड़ा था, तो मेरे हिसाब से 10 साल। ये गलती है, ये एस्टिमेट नहीं है भाई। आपने अगर खुद इसको मैनेज किया तो क्या ये प्योर है गलती है? अब ये कह रहे जनाब the actuary has produced a detailed table highlighting the under provisioning over the past 5 years। एक्चुअली ने कहा यार आप तो पिछले 5 साल से एक्सपेंस ही कम बुक कर रहे थे। ये किसने बताया मुझे? ये गलती है या नहीं है? है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है बेटा, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब द टेबल contrasts the provision set by the company against what should have been allocated। अब बताया जी कंपनी ने 6.5 लाख का प्रोविजन बनाया। इसका क्या मतलब होता है प्रोविजन बना? लायबिलिटी बुक की, जबकि लायबिलिटी बुक होनी कितने की चाहिए थी? 7,02,000। तो एक्सपेंस कम बुक हुआ है ज़्यादा बुक हुआ? कम बुक हुआ। मजीद एक्सपेंस बुक होना चाहिए। फिर जी अगले साल का भी यही हाल, उसके अगले साल का भी यही हाल, उसके अगले साल का भी यही हाल, ठीक है जी। फिर वो नीचे कह रहे थे ना फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। 2022 हमारा करंट ईयर है, 21 लास्ट ईयर है। देखें आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया है, आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर एम्प्लॉय एक्सपेंस और फिर एम्प्लॉय एक्सपेंस दिया हुआ है। गौर से देखना, ये एम्प्लॉय एक्सपेंस जो 2022 में ये तो नहीं आ रहा, और भी एक्सपेंसेस होंगे। इस 12,35,000 में ये 8,10,000 शामिल है, जबकि शामिल क्या होना चाहिए था? 8,10,000 की जगह ये शामिल होना चाहिए था। ऐसा तो आपने इसको सही करना है। इससे क्या सही हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट सही हो जाएगा। फिर उसने कहा हम आपको चेंजेस इन इक्विटी भी बना के दे देते हैं। ये ओपनिंग है, ये प्रॉफिट कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये प्रॉफिट कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब ये दोनों प्रॉफिट्स क्या हैं? गलत हैं, चेंज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है क्या चेंज हो जाएगी हमारी? अब उसने कहा भैया आप एक काम करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना के दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के दें। आप ये तीनों काम करें। एरर नोट मैं आपको खुद बना के दे दूंगा, आप यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है। ऊपर वाली कहानी आपको नहीं चाहिए, यहाँ से आप शुरू कर लें। शाबाश। क्या चीज़? नहीं ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपको ये तक अलाउड है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर दिया, बी कर दिया, इससे मैटर नहीं करता। आई क्या कहते हैं वो कुछ करके जाओ, कॉपी हम चेक कर लेंगे तुम्हारी। क्या चीज़? एम्प्लॉय कॉस्ट वाला क्या? ये प्रॉफिट है, और एम्प्लॉय कॉस्ट ये जो दी हुई 12,35,000 ये एम्प्लॉयज़ का टोटल एक्सपेंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम एम्प्लॉयज़ को देते होंगे, करंट सैलरी होगी, बोनसेज होंगे। इस 12,35 में 8-10 शामिल है, ठीक है। क्लोजिंग रिटेनिंग आ रहा है 2022 का क्लोजिंग। यार 2023 तो मैंने डाटा ही नहीं दिया, तो 2023 कहाँ से ले आया भाई? कहाँ से? कितना? 40 लाख। सर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक काम करें, यहीं पे ये निकाल लें कि आपने एक्सपेंस कितना शॉर्ट बुक किया। कितना जी? 52,000 शॉर्ट एक्सपेंस। फिर 34,500। फिर मेरे बच्चों
फिर 40,000, ऐसा ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, किधर गए हो? मैं यहाँ बना रहा हूँ जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब देखो यार, मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अपने तरीके से बनाऊंगा, जो जिस तरीके से डाटा दिया हुआ है। ठीक है जी, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना। मेरे पास साल कौन कौन से हैं? 2018, सॉरी 22 और 21। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। मुझे बताएं मेरे पास प्रॉफिट बिफोर एम्प्लॉय एक्सपेंस कितना है? ये है मेरे पास सर 2450,000। 18। अच्छा, अब मेरे बच्चों एम्प्लॉय एक्सपेंस गौर से देखो, छोड़ दो सारी चीजें। ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है ना 1020500 गलत है ये। इसमें 44,500 कम है, इसके अंदर ये एक्सपेंस कम बुक हुआ है, ऐड कर दें। क्या कर दूं मैं? 1020500 इसमें 44,500 रुपीज़ का एक्सपेंस कम है। अब अगर मैं बुक कर लूँ तो 10,65,000। पक्का? सही कह रहा है लड़का? 10,65,000 ऐसे ही है। अब आओ बराबर में, ये 1235,000 ये भी गलत है। इसके अंदर आपने 40,000 और ऐड करने। कितना? 1275 करेक्टेड एम्प्लॉय एक्सपेंस 1265। सही किया मैंने? अब बताएं क्या आ रही? ये 11,75,000 है और ये 8,30,000। ये क्या जी हमारे पास? ये है जनाब नेट प्रॉफिट करेक्टेड, ऐसा। अब बताओ इस पे क्या लिखना है हमने? अच्छा, कितने लोगों ने डायरेक्ट प्रॉफिट की फिगर उठा के जो है ना वो टिका दी नीचे गलती? ये नहीं करना आप अल्लाह के वास्ते। जब आपको पीएनएल दिया हो डिटेल में, तो आप डिटेल पीएनएल में उसी हेड को करेक्ट करें जिस पर गलती है। नहीं करना। अगर आपको वो डिटेल में पूरा पीएनएल देना, अगर देता ही नेट प्रॉफिट तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता फिर। लेकिन अगर वो आपको दे पूरा पीएनएल, तो जिस हेड में गलती है उसी को जाके सही करना। ठीक है जी, कर दिया सर मैंने सही। अब इसके बाद सर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शूशी है, SOC। अब बताएं क्या आ रहा है सर इसमें? मेरे पास ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग किस साल की? कितना? 21 लाख। सही कर रहे लड़का? अब प्यारे बच्चों इसमें गलती है 2020 तक के प्रॉफिट्स में। अगर कोई गलती है तो यहाँ भी इन दोनों को एडअप कर लो, कितना आता है? 86,500 भी। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर 86,500। अगर मैं ये नेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 2021 रीस्टेटेड, ऐसा। कितना बेटा? 20। ठीक है जी। अब मेरे पास सर प्रॉफिट किस साल का? 2021 का। और ये भी कौन सा? रेस्टेड। 8,30,000। अब बताओ क्या आ रही? 2895
289 ऐसा ये आ गया सर मेरे पास। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 2021 और ये भी कैसा है जी, रीस्टेटेड। पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्या चीज़ सर, प्रॉफिट फॉर 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम कितना सर मेरे पास ये आ रहा है 11,75,000। यही क्या आ रहा है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 2022 कितना, तो ये कितने लोगों ने सही बना लिया था, कितने लोगों से इसमें गलती हुई, क्या गलती क्या हुई बेटा, क्या मतलब, नहीं ये फिगर्स में गलती हुई है फॉर्मेट में गलती हुई है, फिगर्स में गलती हुई है, चलो कोई मसला नहीं है। अब समझ आ गया गलती कहाँ हुई थी। अच्छा अब मुझे बताएं सर मेरे पास स्टेटमेंट चेंज इक्विटी आ गया, अब क्या निकालने जा रहा हूँ सर, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एरर नोट। एरर नोट के दो हिस्से प्यारे भाई, कौन से, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे पास कॉलम्स 2021 लास्ट ईयर और इधर 21 और 20 दोनों, और हम वैसे ही अपने दिल खुश करने के लिए। अब बताएं मेरे पास सबसे पहले पीएनएल में क्या इंपैक्ट आया सर, सर मेरे पास एम्प्लॉय एक्सपेंस आया है 2021 में कितने का जी, 2021 सिर्फ 2021 बस 44,000 नजर आ रही, रिकॉर्ड कर दें जी सर। इसको नेगेटिव में लिखें पॉजिटिव में लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख दें और आप नीचे नरेशन लिख दें जी, प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय इतने से, डन। अब बताइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या लिखूं जी मैं, पेएबल टू एम्प्लॉइज, ठीक है जी सर। 2020 में कितना, दोनों को मिला के 86, फिर अगले साल का और अमाउंट ऐड कर दो, 86,500 में 44,500 और ऐड कर दो, 131, बोर्ड पे देखना 131,500 सर। करंट ईयर का भी बता दो लगे आ तो। अब बताएं इसी हिसाब से हमारी रिटेन अर्निंग भी 86,500, 1,31,000 और 1,71,000। सर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर बनाने में, वो ज़रा देख लो। ये एरर नोट देख लिया आप लोगों ने सर। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है भैया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां देख लेना मेरे प्यारे भाई, इसमें आप लोगों ने गलतियां की होंगी, डेफिनेटली की होंगी। 2022 ऐसा सर, 2021 और एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव 2020। सबसे पहले बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो सर। मेरे पास एम्प्लॉय एक्सपेंस पेएबल जी, कहां से लेके आऊं ये फिगर्स, कहां से लेके आऊं। अच्छा देखो पीएनएल में तो जो अमाउंट आ रही है ना, मुझे नहीं पता वो पेएबल है कैश है, मुझे तो नहीं पता। उसका एक पोर्शन मुझे पता है वो पेएबल है, बाकी पता नहीं कैश हो क्या नहीं हो। अब यहाँ जब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कम हो ना, तो आप सिंपली यही चीज़ उठा के यहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि पीएनएल में जो एक्सपेंस आ रहा है मुझे नहीं पता कि वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एक पार्ट तो लाजमी पेएबल होगा क्योंकि एक्सपेंस इससे रिलेटेड भी आ रहा है। सर क्या कहना चाह रहे हैं हम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पीएनएल में अमाउंट आ रही है ना 1235, इसमें एक पोर्शन तो ये है, बाकी पे हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, तो ये बहुत मतलब गलत बात हो जाएगी कि मैं पूरा अमाउंट नीचे ले जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा सर, जो मेरे इस नोट में अमाउंट आ रही है ना वही ले जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या करूँ सर मैं, अगर कोई ले जाए तो यार फिर वो अजम्पशन लिख देनी चाहिए, लेकिन
86,500 फिर अच्छा नहीं, ये मैं 2020 में लेके जाऊंगा कौन सी अमाउंट, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पर ये वाली सर। ये क्यों सर, ये क्यों लेके जाएंगे आप? ये सारा प्रोविजन है, ये पे नहीं हुआ है, ये सारा पेबल है। अच्छा मैंने पेबल कितना बुक किया है, मैंने ये बुक किया हुआ है। स्टैंडर्ड कह रहा है ये बुक ना करो बल्कि ये बुक करो। अच्छा इन दो के अलावा नीचे भी एक्सपेंस आ रहा है, नीचे वाला जो अमाउंट है ना उस पर मैं क्लियर नहीं हूँ कि उसमें कितना अमाउंट पेड है और कितना पेबल है, मुझे नहीं पता। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपकी बैलेंस शीट पे एक एक्सपेंस पेबल का अमाउंट आएगा, हमें नहीं पता कि नीचे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1235 और 1020, इसमें कैश कितना है और पेमेंट कितनी है। लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है ये उन वो अमाउंट्स हैं जो मैंने को 15-20 साल बाद पे करनी है, तो मैंने तो सर इसको रिकॉर्ड करना है। तो मुझे पता है मेरी बुक्स में लायबिलिटीज ऑलरेडी कितनी आ रही होंगी, ये लायबिलिटीज आ रही हैं ऑलरेडी, ये वाली ये आ रही हैं। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, इसको रिप्लेस कर दो, किससे, इससे रिप्लेस कर दो। तो बताओ मैं अब अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाऊं, ये बराबर वाली लायबिलिटी दिखाता हूं मैं ऐसा। तो बताओ ये लायबिलिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी कि सर आपने ऐड करना है किसको, सर 7,02,000 और 7,12,500 ऐड करें उसको, कितना 14,14,000। मैंने कहा इतना बड़ा पेबल हमारी बुक्स पे आना चाहिए, असल में कितना आ रहा है अभी कितना आ रहा होगा हमारी बुक्स पे, ये आ रहा होगा। हमने ये नहीं रखना, हमने क्या करना है सर, बड़ा अमाउंट रखना है। अब अगले साल का पेबल और ऐड कर दें इसके अंदर, कितना 824,500 ऐड कर दो, 14,14,500 में 22,39,500, बस 500 नहीं है। अब इसके बाद सर आखिरी टोटल ऐड कर दो, किधर गया भाई, मुर्शिद किधर गया, कितना 30,89,000। मेरे प्यारे बच्चों में फिर आपसे कहूँगा हमारी बैलेंस शीट पे ये पूरी लायबिलिटी आनी चाहिए। हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, बैलेंस शीट पे पूरी लायबिलिटी आनी चाहिए। अच्छा क्या हमारी बैलेंस शीट पे एरर से पहले कोई लायबिलिटी थी? हाँ थी, कितनी थी, नहीं ये थी ना हमारी बैलेंस शीट में सारी लायबिलिटी, इनका टोटल था। अब हमने क्या करना है, इस टोटल की जगह इस टोटल को लेके जाना है, पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आपसे कहूं कि ये रिटेन अर्निंग, तो आप डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर लें। 20 का रिटेन अर्निंग कितना है, ये रहा सर 2063,500। 21 का रिटेन अर्निंग कितना है जनाब, 2893,500। और फिर 4068,500, ऐसा पक्का। अब बोर्ड पे देखो, सुनो अब एक चीज़ सुनना मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग का सबसे बड़ा मसला, अच्छे खासे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये फिगर सर यहाँ क्यों लिख रहे हैं। आम तौर पे तो सर यहाँ से ये उठाते हैं, यहाँ छाप देते हैं। इस दफ़ा सर ने ये काम क्यों किया, बहुत सारे लोगों ने देखा सवाल को, उनको समझ आ गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार ये जाने दो, बस अगली क्लास में फिर देख लेंगे। देखो तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वहीं टीचर को रोकते नहीं हो कि दोबारा समझा भाई। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप ये जो लायबिलिटीज़ बुक कर रहे हो ये आपने पे कब करनी है, ये वाली लायबिलिटीज़ ये आपने पे कब करनी है, ये कब पे करनी है, कई सालों बाद। ये उन सब की प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं जो एक्चुअली ने निकाल के दी। अच्छा हमने पहले खुद निकाली, इसका मतलब है ये वाली लायबिलिटीज़ हमारी किताब में रिकॉर्डेड हैं, सवाल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी वर्डिंग्स ऐसी है कि हमें पता है कि सर ये लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड पे नहीं हुई है, ये पे कब होंगी। अच्छा हमारा एक्चुअली कह रहा है यार ये लायबिलिटीज़ गलत है, आप इसकी जगह ये बुक करो।
तो बताओ अगर अब मैं अपनी बैलेंस शीट खोलूँगा तो मुझे ये पूरी लाइबिलिटीज़ नज़र आएंगी या सिर्फ ये डिफरेंस नज़र आएगा? पूरी लाइबिलिटी नज़र आनी चाहिए। तो मेरी बैलेंस शीट जब मैं बनाने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? पूरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। ऐसा आज से पहले आप ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी कितनी है, हमें आइडिया ही नहीं था। तो हम क्या करते थे, जैसे इस सवाल में एग्जामिनर ने कहा ये इनकम्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हमें ये थोड़ी तो पता कि हमारी बैलेंस शीट पे ऑलरेडी कितना इनकम रिसीवेबल पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, जो रिसीवेबल यहाँ जमा हुआ वही उठा के बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में भी डाल दिया। अब मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूँ, ये जो लायबिलिटी आपने जिसका हिसाब किताब किया, ये कौन सी लायबिलिटी जो अगले साल पे हो जाएगी? नहीं सर, ये कब पे होनी है? ये 15-16 साल बाद जाके पे होनी। तो इसका मतलब है पूरा अमाउंट अभी पेएबल है। हमारे अकाउंटेंट ने ये वाली अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, हमने उसको कहा तुम गलत हो, तुम ये वाली अमाउंट रिकॉर्ड करो। ऐसा अब वो ये वाली अमाउंट रिकॉर्ड करेगा तो लायबिलिटी कहाँ जाके पहुँच जाएगी? इस अमाउंट पे आ जाएगी। ये बात समझ आती है? अगर आज मैं अपनी बैलेंस शीट खोलूँ तो मेरी बैलेंस शीट करेक्ट होने के बाद कितने रुपए की लायबिलिटी शो कर रही होगी मैं बताऊँ? इसका टोटल शो कर रही होगी। ऐसा है, कर लोगे मेरे बच्चों? आज आपको जो मैं होमवर्क दूंगा अल्लाह के वास्ते उसको बहुत तमीज़ से करना। इसी तरह का क्वेश्चन होगा। अच्छा देखो, इस सवाल में और पिछले सवालों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डाटा ऐसा दिया हुआ था।